आज की इस समीक्षा में हम रत्ना नाम की एक इच्छाधारी नागिन की कहानी के ड्राफ्ट पर चर्चा कर रहे हैं, जो अपने पति की हत्या का बदला लेने निकलती है, लेकिन अंततः करुणा के मार्ग पर चलकर एक शापित बच्ची को बचाती है। हाँ, और इस कहानी की कथागति को लेकर एक बहुत ही स्पष्ट समस्या है जिस पर हमें तुरंत बात करनी चाहिए। आप शायद उस यात्रा वाले हिस्से की बात कर रहे हैं ना? बिल्कुल। कमजोरी ये है कि नागमणि की खोज के दौरान मार्गदर्शकों और परीक्षाओं की इतनी लंबी श्रृंखला है कि वो कहानी की कथागति को पूरी तरह से बाधित कर देती है। मतलब पढ़ते हुए मुझे भी ये बहुत भारी लगा। हाँ, देखिए, रत्ना को महर्षि अतीन्द्रिय, योगी सिद्धेश्वर, भ्रमर, चित्रांगदा, मायावी और कालदर्शी जैसे अनगिनत मार्गदर्शकों से मिलना पड़ता है। बाप रे, इतने सारे नाम याद रखना ही एक काम है। वही तो। और फिर पाताल के कई द्वारपालों जैसे कालदंड और विषकन्या का सामना भी करना पड़ता है। हाँ, और इस वजह से ये किसी भावनात्मक यात्रा के बजाय एक वीडियो गेम की चेकलिस्ट की तरह महसूस होने लगती है। एकदम सही शब्द इस्तेमाल किया आपने। श्रोता या पाठक मुख्य संघर्ष से भटक जाता है, जो कि रत्ना का दर्द है। वो बार बार नए नियमों और नए पात्रों को समझने में उलझ जाता है। तो इसे ठीक कैसे किया जाए? मेरा सुझाव यह है कि कहानी को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए इन मार्गदर्शकों और परीक्षाओं की संख्या को कम करें और इन परीक्षाओं को सीधे रत्ना और विक्रमजीत के आंतरिक द्वंद्व से जोड़ें। अच्छा, तो मतलब इसे थोड़ा सिकोड़ना होगा। बिल्कुल। अगर मैं कुछ ठोस उदाहरण दूं, तो भ्रमर, चित्रांगदा और मायावी को मिलाकर केवल एक ही रहस्यमय मार्गदर्शक रखा जा सकता है। जैसे कि या तो केवल सिद्धेश्वर हो या फिर मायावी। हाँ, जो उन्हें सीधे अंतिम परीक्षा के बारे में बताए। 6 अलग-अलग लोगों के पास जाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं समझ रही हूँ। ये ऐसा है जैसे हम एक रिले रेस देख रहे हों, लेकिन धावक दौड़ने से ज्यादा समय सिर्फ बैटन पास करने में लगा रहे हैं। बहुत बढ़िया तुलना है ये। क्या इतने सारे जादुई समाधान रत्ना के अपने खुद के संघर्ष को कमजोर नहीं कर रहे हैं? 100% कर रहे हैं। और इसीलिए मेरा दूसरा ठोस उदाहरण उन पाताल के द्वारपालों के बारे में है। कालदंत और विषकन्या, है ना? हाँ, वर्तमान ड्राफ्ट में रत्ना उन्हें शांत करने के लिए जादू का यानी विस्मृति की बूंदों का उपयोग करती है, जो मायावी ने उसे दी थी। बिल्कुल। पर इसके बजाय रत्ना को कोई ऐसी परीक्षा देनी चाहिए जो उसके स्वयं के क्षमा करने के कौशल को परखे। मतलब जादू के बजाय उसकी अपनी भावनाएं काम आए। हाँ, उसे उन द्वारपालों को आगे बढ़ने के लिए तभी राजी कर पाना चाहिए जब वो खुद अपने भीतर का क्रोध छोड़ सके। इससे कहानी में बहुत गहराई आएगी। और परीक्षाओं को सुव्यवस्थित करने के बाद अब हमें मुख्य पात्रों की आंतरिक यात्रा पर ध्यान देना चाहिए, जो कि कहानी का असली दिल है। बिल्कुल। तो विक्रमजीत पर आते हैं। हाँ, यहाँ एक और बड़ा मुद्दा है। राजकुमार विक्रमजीत का एक क्रूर हत्यारे से एक आदर्श और त्यागी पिता में परिवर्तन बहुत अचानक और अस्वाभाविक लगता है। ये मुझे भी खटका था। मतलब वो बदलाव एकदम से हो जाता है। कमजोरी ये है कि शुरुआत में विक्रमजीत बिना किसी हिचकिचाहट के विषधर को मार देता है और फिर रूपमती की सुंदरता में अंधा होकर खुशी खुशी शादी कर लेता है। हाँ, और उसे कोई पछतावा भी नहीं होता उस वक्त। बिल्कुल नहीं। लेकिन जब रत्ना उसे अगवा करती है और सच्चाई बताती है, तो वो पलक झपकते ही एक सहयोगी और महान त्यागी बन जाता है। रातों रात कोई इतना कैसे बदल सकता है? वही तो। इस परिवर्तन से पहले उसके मन में कोई अपराध बोध या आंतरिक संघर्ष नहीं दिखाया गया है, जिससे उसका ये बदलाव बहुत सतही लगता है। लेकिन यहाँ मैं एक सवाल पूछना चाहूंगी। हाँ, बताइए। एक पिता का प्रेम उसे बदल सकता है, ये बात तो समझ आती है। जब उसे पता चलता है कि उसकी बेटी को श्राप मिला है, तो क्या कोई भी पिता सब कुछ छोड़कर उसे बचाने नहीं दौड़ेगा? दौड़ेगा, बिल्कुल दौड़ेगा। पर क्या ये अधिक प्रभावी नहीं होगा यदि विक्रमजीत का अपराध बोध केवल अपनी बेटी के श्राप को जानकर नहीं, बल्कि एक निर्दोष जीव की हत्या करने की नैतिक चुभन से उत्पन्न हो? मतलब सिर्फ अपने मतलब या अपने परिवार के डर से नहीं, बल्कि असल में अपनी गलती का एहसास होना चाहिए। एकदम सही। अगर वो सिर्फ बेटी के डर से बदल रहा है, तो वो स्वार्थी है। इसलिए मेरा सुझाव ये है कि विक्रमजीत की मानसिकता में बदलाव के बीज विषधर की हत्या के तुरंत बाद बोए जाने चाहिए। अच्छा, तो मतलब रत्ना के सच बताने से पहले ही? हाँ, सच्चाई पता चलने से पहले ही उसे अपने किए पर संदेह होना चाहिए। इसकी कुछ ठोस उदाहरण कैसे हो सकते हैं? मतलब ड्राफ्ट में इसे कैसे लिखें?
जैसे जब वो विषधर को मारता है तो विषधर की आंखों में क्रोध के बजाय जो शांति थी, वो दृश्य विक्रमजीत को रातों में डराने लगे। उसे बुरे सपने आए या वो बेचैन रहे। बिल्कुल। और रूपमती के साथ विवाह के बाद विक्रमजीत को ये महसूस होने लगे कि उसने एक निर्दोष की जान लेकर जो खुशी पाई है वो पूरी तरह से खोखली है। हाँ, ताकि वो अंदर से पहले ही टूट रहा हो। सही कहा। इस तरह जब रत्ना उसे अगवा करके सच्चाई बताएगी तो ये उसके लिए अचानक से आया बदलाव नहीं, बल्कि उसके छिपे हुए डर की पुष्टि होगी। ये बदलाव विक्रमजीत के चरित्र को पूरी तरह से जीवंत कर देगा और नायक के आंतरिक संघर्ष को मजबूत करने के साथ साथ हमें कहानी को संतुलित करने के लिए खलनायिका पर भी बात करनी चाहिए, जो कि बहुत जरूरी है, क्योंकि एक नायक तभी उभरता है जब खलनायक मजबूत हो। बिल्कुल। और यहाँ कहानी के चरमोत्कर्ष में रूपमती की माँ का एक शापित जादूगरनी होना कहानी के मानवीय लालच और कर्म के मूल विषय को गंभीर रूप से कमजोर कर देता है। ये बहुत ही दिलचस्प बात छेड़ी है आपने। देखिए, कमजोरी ये है कि पूरी कहानी इस बात पर आधारित है कि कैसे मनुष्य अपने स्वार्थ और महत्वाकांक्षा के लिए प्रकृति का यानी नागों का शोषण करता है। हाँ, ये इंसानी फितरत की कहानी है। लेकिन अंत में ये खुलासा होना कि रूपमती वास्तव में एक दुष्ट जादूगरनी चंद्रिका के प्रभाव में थी या उसकी शक्ति के कारण ऐसा कर रही थी, ये रूपमती की व्यक्तिगत जिम्मेदारी को खत्म कर देता है। मतलब उसकी एजेंसी छिन जाती है। बिल्कुल। ये कहानी को एक मजबूत नैतिक संदेश से हटाकर एक बहुत ही सामान्य जादुई बुराई वाली कहानी बना देता है। मैं पूरी तरह सहमत हूँ। जब बुराई किसी बाहरी जादुई ताकत से आती है तो पात्र को माफ करना पाठकों के लिए आसान हो जाता है। हाँ, लोग कहेंगे कि अरे वो तो श्राप के असर में थी। वही तो। लेकिन असली खौफ तो तब पैदा होता है जब एक इंसान बिना किसी जादू के पूरी तरह होशो हवास में अपने स्वार्थ के लिए विनाश का रास्ता चुनता है। तो इस विषय को मजबूत करने के लिए आपका क्या सुझाव है? मेरा सुझाव बहुत ही सीधा है। जादूगरनी माँ वाले इस पूरे सब प्लॉट को पूरी तरह से हटा दे, एकदम जड़ से खत्म कर दें। हाँ, और रूपमती के कृत्यों को पूरी तरह से उसकी अपनी महत्वाकांक्षा, सत्ता की भूख और ईर्ष्या पर आधारित रखे। तो इसके ठोस उदाहरण कैसे दिखेंगे ड्राफ्ट में? अगर वो जादूगरनी की बेटी नहीं है तो वो इतनी शक्तिशाली कैसे बनी? ये दिखाएं कि रूपमती ने शक्ति प्राप्त करने के लिए अपनी मर्जी से प्राचीन वर्जित ग्रंथों का अध्ययन किया था। अच्छा, मतलब उसने खुद मेहनत करके वो काला ज्ञान हासिल किया? बिल्कुल। और दूसरी बात, ये स्थापित करें कि वो रत्ना की प्राकृतिक सुंदरता और अमर प्रेम से ईर्ष्या करती थी। हाँ, क्योंकि रूपमती के पास धन दौलत तो है पर वो निस्वार्थ प्रेम नहीं है। एकदम सही। और इसीलिए उसने नाग की शक्ति को चुराने का सचेत निर्णय लिया। इससे वो रत्ना के निस्वार्थ प्रेम के सामने एक परिपूर्ण मानवीय विरोधाभास यानी एक परफेक्ट फॉइल बनेगी। ये बहुत ही गहरा और डरावना होगा। एक इंसान का लालच किसी भी जादुई श्राप से ज्यादा खतरनाक होता है। हाँ, और इससे कहानी का जो कर्म वाला संदेश है वो बहुत ही निखर कर सामने आएगा। बिल्कुल। तो आज की इस पूरी चर्चा को अगर हम समेटे तो हमने 3 मुख्य बिंदुओं पर बात की है। हाँ, एक बार जल्दी से उन्हें दोहरा लेते हैं। पहला, मार्गदर्शकों और परीक्षाओं की संख्या को कम करके कथा संरचना को कसना और उन परीक्षाओं को जादू के बजाय क्षमा जैसे आंतरिक भावों से जोड़ना। दूसरा, विक्रमजीत के पश्चाताप को स्वाभाविक बनाने के लिए हत्या के तुरंत बाद उसके मन में अपराध बोध के बीज बोना ताकि उसका बदलाव अचानक न लगे। और तीसरा, रूपमती को किसी बाहरी जादुई प्रभाव के बजाय उसकी अपनी महत्वाकांक्षा और ईर्ष्या के कारण खलनायिका के रूप में स्थापित करना। ये तीनों बदलाव इस कहानी को एक बिल्कुल नए और बहुत ऊंचे स्तर पर ले जा सकते हैं। बिल्कुल। तो हमारा आपसे ये आग्रह है कि इन रचनात्मक सुझावों को अपनी कहानी में शामिल करें। हाँ, हमें ये देखना बहुत अच्छा लगेगा कि आप इस सामग्री को कैसे नया रूप देते हैं। इसलिए सुधार करने के बाद इसे हमारे पास दोबारा समीक्षा के लिए अवश्य भेजें। हमें इसका बेसब्री से इंतजार रहेगा। और आज की चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए लिखते रहें और अपनी कहानियों को निखारते रहें।